अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज का सच के साथ मैं हूं नदीम हुसैन। एक जानिब जहां मौजूदा हुकूमत को अब एक नए बहरान का भी सामना करना पड़ रहा है और वो जाहिर है कि अख्तर मैंगल साहब जो हैं बलूचिस्तान नेशनल पार्टी के सरबराह, यकीनन उन्होंने एक हलचल तो पैदा की है और जाहिर है कि वो ये बात कह रहे हैं कि हुकूमत का वो इत्तेहादी के तौर पे साथ छोड़ दिया उन्होंने। लेकिन जब वो तकरीर कर रहे थे तो उन्होंने एक बात कही कि हम चाहते हैं कि हमने आपके सामने जो मुतालबात रखे थे उनके हवाले से आप शुरू तो करें, दिखाई तो दे कि आप कुछ कर रहे हैं, तो फिर जो है बातचीत हो सकती है। अब देखना यह है कि हुकूमत इस सिलसिले में जो है वो क्या करती है। आज सेनेट के चेयरमैन जो हैं वो मिले अख्तर मैंगल साहब से और इसके साथ साथ वज़ीर आज़म साहब जो हैं उन्होंने भी इस हवाले से एक इजलास बुलाया। पार्टी की जो सीनियर क़ियादत थी, जैसे परवेज़ खटक हैं, शफ़कत महमूद हैं, ये लोग वहाँ पर मौजूद थे और परवेज़ खटक साहब जो हैं उनको ये टास्क जो है वो सौंपा गया और देखना यह है कि इस बारे में क्या पेशरफ्त होती है। गो कि फौरी तौर पर हुकूमत को एक धचका ज़रूर है लेकिन ख़तरा नहीं है। दूसरी चीज़ यह है कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान सिंध के दौरे पर गए, दिखाई ये दिया कि ये उनका निजी दौरा है। इसमें वो कराची में सिर्फ अपनी पार्टी के लोगों से मिले, कुछ बिज़नेस कम्युनिटी से मिले, फिर वो लाड़काना चले गए, वहाँ पे एक तकरीब थी और वो वापस आ गए। उन्होंने वहाँ पर जो गुफ्तगू की उसमें एक चीज़ बड़ी वाज़ेह तौर पे दिखाई दी कि 8वीं तरमीम के हवाले से वो मुस्तरब हैं। NFC अवार्ड जो है वो लगता है उनको कि उनकी राह में बहुत बड़ी रुकावट है और वसाइल जो हैं उसकी तकसीम की वजह से मरकज़ के पास वो चीज़ें नहीं हो पाती हैं कि जो वसाइल की फराहमी की सूरत में होनी चाहिए थी। और वो ये समझते हैं कि एक बड़ा हिस्सा जो है वो सूबे ले जाते हैं और उसके नतीजे में मरकज़ जो है वो फिर कर्ज़ लेने पर मजबूर हो जाता है। और इस हवाले से भी उनकी जो गुफ्तगू थी उसमें एक एजीपैन जो था वो नुमाया था और वो ऐसे लगता था कि तंग आए हुए हैं कि जी सूद की अदायगी है, प्रोविंस को चला जाता है, हमारे पास कुछ बचता नहीं है, हुकूमत जो है उसने चलनी है। और उन्होंने NFC को जो है वो नाकाबिले अमल करार दे दिया। अब इस पे किस तरीके से पेशरफ्त होती है। फिर दूसरी उन्होंने ये बात कही कि सूबाई हुकूमतें जो हैं उन्होंने इख्तियारात तो ले लिए हैं, वज़ीर आला आमिर बन गया है, मुकामी हुकूमतों को इख्तियारात देते नहीं हैं, लिहाजा वो ट्रिकल डाउन इम्पैक्ट आता नहीं है, लोगों की मुश्किलात जो हैं वो आसान नहीं होती हैं। और उन्होंने ये बात कही कि खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब के अंदर जो वो मुकामी क़यादत का निज़ाम ला रहे हैं उसके अंदर मेयर का इंतखाब जो है वो बराह रास्त होगा। अब ये किस तरीके से होगा और क्या होगा, और ये जो कैफियत है इसके अंदर जो उनके पास इस वक्त पार्लियामेंट के अंदर मेजॉरिटी है वो बहुत थिन है और ज़ाहिर है 4 वोट उसमें फ़िल वक्त मज़ीद कम हो गए हैं। तो उन क्या सिर्फ बात करना काफ़ी है या ये कि इसमें वो तरमीम चाहते हैं, अगर रिविज़िट करना चाहते हैं तो वो तो फिर ना मुस्लिम लीग नवाज़ और ना पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से हाथ मिलाने के लिए तैयार हैं कि इस सिलसिले में कोई बात या पेशरफ जो है वो हो सके। तो ये क्यों कर मुमकिन है? 2/3 मेजॉरिटी भी नहीं है, ख़ुद उनकी हुकूमत जो है वो बैसाखियों पर खड़ी है और बात वो कर रहे हैं ऐसी सूरत हाल के हवाले से कि जिसके अंदर जो है आपको 2/3 मेजॉरिटी चाहिए। बुनियादी तौर पर ये वो मंजरनामा है जिस पर करेंगे बात। आपका अपने मेहमानों से तारुफ़ करवाते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं अली मोहम्मद खान साहब, वफाकी वज़ीर हैं बराए पार्लिमानी अमूर। हमारे साथ मौजूद है निसार खोड़ो साहब, सीनियर रहनुमा हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के। अली मोहम्मद खान साहब, ये फरमाइएगा कि अख्तर मैंगल साहब के हवाले से जो पैच वर्क आप लोगों ने स्टार्ट किया है कहाँ तक वो पहुँचा है और आपको क्या दिखाई देता है कि अख्तर मैंगल साहब जो इस दफ़ा ये बात कह रहे हैं कि ये जो मैंने हुकूमत का साथ छोड़ने का फ़ैसला किया है ये मेरी मरकज़ी सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का फ़ैसला है, तो इस दफ़ा आपको दिखाई देता है कि वापसी उनकी मुश्किल है? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदिना मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। पहले जनाब नदीम साहब इनके हम मुतालबात में साहब के देख लेते हैं। मिसिंग पर्सन उनका मुतालबा है, एक गवादर में जो है उसके लिए नेसेसरी लेजिस्लेशन चाहिए उनको, दोबल डैम की उन्होंने बात की है और जो मादनियात हैं उसमें शेयर की बात की है, रेको डेक और सेंडक में वो चाहते हैं कि रिफाइनरी लगे
और 6% कोटा इन फेडरल जो गवर्नमेंट में उनकी इन्वेस्टिगेशन चाहते हैं कि क्या वो 6% फुली इम्प्लीमेंट हो रहा है कि या नहीं। इस पर कोशिश की जा रही है और ये जितने भी मुतालबात हैं सारे बड़े काबिल अमल भी हैं और बड़े जायज़ भी हैं, लेकिन जाहिर है 2 बड़े डैम बनना या वहाँ रिफाइनरी का बनना ये चीज़ें ऐसी हैं जो थोड़ा शायद वक्त मांगती हों। मुझे यकीन है कि इंशाल्लाह उनसे जो हमारी क़यादत मिलेगी और उनसे गुफ्तगू होगी तो मेंगल साहब बड़े बुरदबार और बड़े ज़ीरक को सियासतदान है अपने इलाके के, क्योंकि अपने उसूलों पे उन्होंने बात की है, कोई ज़ाती चीज़ तो नहीं मांग रहे। और मैं समझता हूँ कि जो लोग उसूलों पे खड़े होते हैं, अपने कौम की बात करते हैं, बलोच कौम की और बलोचिस्तान की उन्होंने बात की है, वहाँ रहने वाले पख्तूनों की बात की है, तो मैं समझता हूँ इंशाल्लाह उसमें ब्रेक थ्रू आप जल्द देखेंगे और जल्द उनको आप दोबारा हुकूमती बेंचों के साथ उनको देखेंगे और हुकूमत के साथ उनको देखेंगे। मुतालबात उनके जायज़ हैं, लेकिन जाहिर है जिस तरह के हालात हुकूमत के रहे हैं नहीं, इसमें अली मोहम्मद खान साहब ये फरमाएगा कि आप लोगों को 2 साल तो हो गए हैं, अगर संजीदगी होती तो कुछ ना कुछ पेशरफ्त तो होती। उन्होंने तो मुआहदे के वक्त कहा था हम 1 साल इंतज़ार करेंगे, और वो कहते हैं हम तो 2 साल दरवाज़ों पर दस्तखत देते रहे हैं, किसी ने नहीं सुना। तो जो चीज़ 2 साल नहीं सुनी गई वो आगे कैसे सुनी जाएगी? मेरे ख्याल में उन्होंने काफ़ी ज़ोर से दस्तक दी है इस बार, और इसका इंशाल्लाह बेहतरीन जो है वो हल निकलेगा। तो आई एम होपफुल। सियासत में मसले मसाइल आते रहते हैं, और खोड़ो साहब यहाँ बैठे हुए हैं, उनकी सिंध हुकूमत में आपको याद होगा माजी में MQM के साथ इनके मसले मसाइल चलते रहे जब इनकी हुकूमत थी मरकज़ में भी। तो ये होता है, और आप अपने एलाइज को फिर जो उनके डिमांड्स होते हैं, जो जायज़ डिमांड्स होते हैं, जो मैंने आपको गिनवाए सारे के सारे जायज़ हैं, उस पर बात हो सकती है और इंशाल्लाह ब्रेक थ्रू निकल आएगा। अच्छा, इसमें निसार खोड़ो साहब ये फरमाइएगा कि वज़ीर आज़म इमरान खान साहब कराची आए, वज़ीर आला मुराद शाह साहब कह रहे हैं निजी दौरा था उनका, और ठीक है हमें कोई एतराज़ नहीं है। आप क्या देख रहे हैं कि बजट के बाद आपको सिंध के अंदर वफाक की जानिब से वो जो माजी में बात होती रही है गवर्नर राज की, इस हवाले से कोई पेशरफ दिखाई दे रही है? आपने बात को कहां से कहां पहुंचा दिया, मुझे इस पर अफसोस है। इमरान खान साहब आते हैं कराची और खुद ही कहते हैं कि हमारी सरकारी मीटिंग्स में चीफ मिनिस्टर इनवाइटेड नहीं था। ये उनकी तरफ से वजाहत आई है और ये चीफ मिनिस्टर की बात को साबित करता है कि वो कहता है कि हमें बताते नहीं हैं। वो आ सकते हैं, गवर्नर हाउस जा सकते हैं, मिल सकते हैं, अपनी पार्टी के लोगों के साथ मिल सकते हैं, वज़रा के साथ आ सकते हैं, अकेले आ सकते हैं, किसी और इलाके में भी जाना चाहें तो जा सकते हैं। लाड़काना भी गए, सक्खर भी गए, जहां भी जाना चाहते हैं जा सकते हैं। हमें उस पर क्या एतराज़ हो सकता है, प्राइम मिनिस्टर हैं इस मुल्क के। बात तो ये है कि ये करने की ज़रूरत क्यों है, चीफ मिनिस्टर को बाईपास करने की ज़रूरत क्यों है? क्या चीफ मिनिस्टर ने कभी इनकार किया है उसको इस्तकबाल करने से? नहीं किया। क्या चीफ मिनिस्टर ने इस कोरोना वायरस के लिहाज से स्टेटमेंट्स नहीं दिए कि वफाक इत्तफाक के साथ, इत्तफाक राय के साथ एक पॉलिसी जोड़ ले जिस पे हम भी अमल करें, वो भी अमल करें, सब अमल करें? चीफ मिनिस्टर तो खुद कहता रहता है कि जी हमें ऑन बोर्ड लो, चाहे बड़ी बड़ी मीटिंग्स हों। बजटरी रवैया कुछ ऐसा ही है कि जी अभी भी कहा गया कि जी आपको इस्लामाबाद आने की ज़रूरत नहीं है NSC की मीटिंग अटेंड करने के लिए, जिसके सिर्फ मेंबर हैं 13, और हमें कहा गया कि जी ऑनलाइन गुफ्तगू होगी। ऑनलाइन गुफ्तगू में किसी ने कोई जवाब दिया, किसी ने कोई जवाब नहीं दिया। इस तरह के रवैये हम तो नहीं अख्तियार कर रहे हैं, ये सिंध तो नहीं अख्तियार कर रही, कर तो वफाक रहा है। अब उसके बाद अगर ये आप घुमा फिरा के बात फिर वही गवर्नर रूल पर ले जाते हैं, तो गवर्नर रूल तो उसके लिए कोई हालात की बात होती है। आया हमारे पार्टी के अंदर कोई भौचाल हो, हमारे मेंबरान के अंदर भौचाल हो, हम हुकूमत नहीं कर पा रहे हों, हमारी डिपार्टमेंट्स काम नहीं कर पा रही हों, गली कूचों में कंट्रोल निकला जा रहा हो लॉ एंड ऑर्डर का, ऐसी कुछ चंद वजूहात होती हैं जिसके ऊपर गवर्नर रूल की बात की जाती है।
ये तो खामखा एक वो कंकर फेंकने की बात होती है कि हर 5 महीने के बाद 2 महीने के बाद ये फेंक देते हैं कि हम यूं करेंगे यूं करेंगे। मैं आता हूँ निसार खोड़ो साहब, मैं ज़रा ये बात कर लूँ। अली मोहम्मद खान साहब, ये फरमाइएगा, ठीक है आपकी पार्टी क़यादत की सतह पर इख्तलाफ होता है, लेकिन मुराद अली शाह साहब सूबा सिंध के वज़ीर आला हैं, वज़ीर आज़म जा रहे हैं, मुल्क बहरान में है, एक जंगी कैफियत में है, और हम एक ऐसे दुश्मन का सामना कर रहे हैं जिसका समझ में नहीं आ रहा, पता भी नहीं चल रहा, कोई दवाई, कोई इलाज, कोई दारू, कोई चीज़ नहीं है। तो ऐसी सूरत हाल के अंदर वज़ीर आज़म साहब कहते हैं कि मुराद अली शाह साहब मुझे एग्री करते हैं, वहाँ जाके बिलावल भुट्टो साहब की ज़ुबान बोलते हैं। मुराद अली शाह साहब कहते हैं कि मीटिंग में हमारी बात सुनते हैं और मीटिंग के बाद हम ही पर तनकीद शुरू कर देते हैं। क्या मसला क्या है? आखिर एक एग्जीक्यूटिव प्राइम मिनिस्टर का एक ओहदा है, अगर वज़ीर आला इस्तकबाल करने के लिए आता है तो प्राइम मिनिस्टर की इज़्ज़त अफजाई है, और अगर वो मामलात को देखते हैं तो वो जो इस तरीके से कंट्रोल चाह रहे हैं वो ज़्यादा बेहतर हो सकता है, ज़्यादा मौसर हो सकता है। देखिए, ये सवाल तो मेरे ख्याल में ज़्यादा तो खोड़ो साहब से बनता है, क्योंकि जब वज़ीर आज़म जाते हैं, चाहे वो कोई भी हो, जब सूबे में जाते हैं तो नॉर्मल जो प्रोटोकॉल है वो तो यही है कि वज़ीर आला साहब उनको वेलकम करते हैं और उनका इस्तकबाल करते हैं। और माजी में ऐसी भी मिसालें रहीं कि जब बेनज़ीर भुट्टो साहिबा मरहूमा जो हैं शहीद, वो जब लाहौर जाती थी एज अ वज़ीर आज़म 1988 में, जब वो वज़ीर आज़म बनी, उस ज़माने में मियाँ साहब वज़ीर आला थे पंजाब के, आपको याद होगा, मियाँ साहब अवॉइड करते थे, उनको वेलकम करने नहीं जाते थे। तो मुझे नहीं पता कि मुराद साहब क्या मियाँ साहब के नक्शे कदम पे हैं। कल मैंने हामिद मीर साहब के प्रोग्राम में भी ये बात की। मेरे ख्याल में मुलाकात होती है दोनों चीफ एग्जीक्यूटिव की, तो अच्छी बात है। बाकी वज़ीर आज़म साहब जब कराची जाते हैं तो जाहिर है मुल्क के वज़ीर आज़म है, वैसे भी वो पॉपुलर अवामी लीडर हैं, तो वहाँ उनकी मुलाकातें भी होती हैं और वहाँ से खबरें भी निकलती, खबरें भी बनती हैं। 18वीं तरमीम पे उन्होंने बात की है, लेकिन उन्होंने 18वीं तरमीम को खुदा न खास्ता यकसर ख़त्म करने की या सूबाई खुदमुख्तियारी ख़त्म करने की बात नहीं की। उनमें उन्होंने, जिस तरह हर कानून में बेहतरी की गुंजाइश होती है, तो 18वीं तरमीम भी मैन मेड लॉ है, उसमें भी जो कमजोरियां हैं। अली मोहम्मद खान साहब, पहले ज़रा मैं इस पर बात कर लूँ, जो आपने कहा कि पॉपुलर लीडर हैं वो वहाँ जाते हैं, ज़रा कभी आपने पेट्रोल पंप्स पे जाके लोगों की राय मालूम की है? आटा ख़रीदने के लिए जाने वालों की आपने राय मालूम की है? जो बिजली के बिल कोरोना वायरस के दौरान लोगों के आए हैं, ज़रा उनसे उनके हालात व वाक़यात पूछे हैं? चीनी की जो महंगाई है उस पर लोगों का रद्द अमल कोई जानने की कोशिश की है? कुछ अंदाज़ा लगाया आपने? नदीम साहब, मैं समझ रहा हूँ जो आप सवाल करना चाह रहे हैं। देखें, पॉपुलर लीडर जो होते हैं उनके दौर में मसले मसाइल भी आते हैं। अब पीपल्स पार्टी के दौर में भी आए, नून लीग के दौर में भी आए और हमारे दौर में भी आए हैं। कभी ऐसा कोई मसला होता है तो अवाम का एक वक्ती उनका रिएक्शन होता है और एक लॉन्ग टर्म उनकी सोच होती है कि मुल्क को कौन आगे लेके जाएगा। जरूरी नहीं है कि आज अगर कोई शख्स पेट्रोल पे नाराज है तो वो इमरान खान साहब की जगह किसी और को वज़ीर आज़म देखना चाहता है। वो इमरान खान का वोटर भी हो सकता है, उनका सपोर्टर भी हो सकता है, उनसे गिला भी कर सकता है, तो वो तो एक अलग चीज़ है। मैं जो आपको बात कर रहा हूँ ये है कि आपने गवर्नर राज की और 18वीं तरमीम की बात की है, तो वो गवर्नर राज तो जब डिस्कस ही नहीं हुआ, जब खान साहब ने इस पर कोई काबीना में बात की है, न वहां कोई ओपनली कोई बात हुई है, तो ये तो ऐसे ही पैसराइयां फैलाने वाली बात है। तो मैं तो उसको अक्सर रद्द करता हूँ। गवर्नर राज की जब बात हम कर ही नहीं रहे तो फिर मुझे नहीं पता कौन इस पे बहस करना चाहता है या क्यों इसको मीडिया में कोई फैला रहा है। एक तो ये। दूसरा, 18वीं तरमीम हमेशा से ये बात हुई है कि इस लॉ में बेहतरी की गुंजाइश है, इसको बेहतर होना चाहिए ताकि वफाक और सूबों में कोऑर्डिनेशन बेहतर हो। जो माली इख्तियारात सूबों को मिले हैं, जो इंतजामी इख्तियारात मिले हैं, उसमें वहां पे डिस्कशन हो जहां वफाक या फेडरेशन को चलने के लिए जरूरी है। बाकी मैं ये समझता हूं कि जिस तरह पीपल्स पार्टी या और जमातों का उस पर एक सोच है, हमारी भी यही सोच है। हम एक डेमोक्रेटिक जमात हैं और हम समझते हैं कि सूबे मजबूत होंगे तो पाकिस्तान मजबूत होगा। और कल इमरान खान साहब ने इस पर बात कर भी दी है कि 18वीं तरमीम की खात्मे की कोई बात नहीं है। हाँ, इसमें कोई बेहतरी की गुंजाइश अगर निकलती है तो उस पर बात होनी चाहिए। निकलती है। मैं अली मोहम्मद खान साहब आता हूं इसमें, मैं अली मोहम्मद खान साहब, निसार खोड़ो साहब, अली मोहम्मद खान साहब के बारे में ये कहा जाता है कि ये ज़रा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में ज़रा हट के हैं, बात करते हैं, बड़ी तहम्मुल से करते हैं और उस तरीके से करते हैं।
लेकिन गुजारिश यह है कि जो इन्होंने ये बात की कि जिस तरह नवाज शरीफ साहब अवॉइड करते थे मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो को, तो दिखाई ये देता है कि मुराद अली शाह साहब भी इसी इमरान खान साहब को अवॉइड करते हैं। देखिए, बात सुने, अलीमद साहब ने कहा कि जी एक प्रोटोकॉल होता है कि चीफ मिनिस्टर जाके उसको रिसीव करे। चीफ मिनिस्टर कराची में बैठा हो, खान साहब अगर आना चाहते हैं कराची, प्रोटोकॉल के लिहाज से कोई इंटीमेशन होती है या नहीं? अगर इंटीमेशन नहीं होती तो मुराद शाह सही है, नहीं जाते। इंटीमेशन में क्या चीफ मिनिस्टर का नाम होता है कि ये दिस इज टू इन्फॉर्म दैट द प्राइम मिनिस्टर इज कमिंग एंड कॉपी टू सो एंड सो, सो एंड सो, सो एंड सो, सो एंड सो। ऐसी कोई कॉपी आती है जिसमें चीफ मिनिस्टर का नाम लिखा हो, तो फिर तो हम चीफ मिनिस्टर साहब से पूछें कि भाई जब आपको इतला होती है तो चला जाया करो। वो तो खुद कहते हैं कि मुझे बताते नहीं है कि वो आ रहे हैं। अभी अखबारों में हमने पढ़ा कि जी प्राइम मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर की मुलाकात होनी थी जो कैंसिल की गई। उसकी वजाहत नहीं आई कि किसकी तरफ से कैंसिल हुई। अब इसको मैं क्या कहूं? अब ये छोड़े बातें, चीफ मिनिस्टर साहब, मुझे पता है कि नवाज शरीफ साहब सिर्फ एक दफा बेनजीर भुट्टो को रिसीव करने के लिए आए थे लाहौर, अपना चेहरा दिखा के उनको रिसीव भी नहीं किया था और चले गए थे। इस तरह से हो सकता है कहीं और सूबों ने भी ऐसा रवैया अख्तियार किया हो। और हमारी बेनजीर भुट्टो साहबा तो ऐसी थी कि जिसके लिए कुछ लोग सलाम करना भी नहीं जानते थे, चाहते थे। उसको छोड़े, वो गई, अल्लाह उसको जन्नत में जगह दे। प्राइम मिनिस्टर के ओहदे पर है कोई शख्स, उसको इज्जत मिलनी चाहिए, हम देते हैं उसकी इज्जत। आईजी साहब वहाँ तशरीफ फरमा थे लाड़काना में, होम सेक्रेटरी वहाँ तशरीफ फरमा थे, प्राइम मिनिस्टर साहब के अटेंडेंस में थे। प्राइम मिनिस्टर का दौरा था ही बहुत मुख्तसर, और वो घंटे भर के लिए आए थे और चले गए। उन्होंने सिर्फ एक एहसास प्रोग्राम का सेंटर देखना था और कहीं कोई चाय या खाना खाना था, वो खाना भी खाया नहीं खाया, चले गए जल्दी। बात ये नहीं है कि हम नहीं चाहते कि आए। किसी ने मुझसे पूछा कि सही प्राइम मिनिस्टर साहब आ रहे हैं सिंध में, तो मेरे मुंह से बेअख्तियार निकल गया, कहां थे आप जमाने के बाद आए हैं, मेरी हयात के जाने के बाद आए हैं। मैं थोड़ा सा आता हूं इसमें। अलीमद खान साहब जरा आप आ जाते हैं इस सवाल की तरफ भी कि देखिए, जाहिर है सेहत जो है वो सूबाई मैटर हो गया 18वीं तरमीम के बाद। अब वफाक जो है ये क्यों एक टेंशन क्रिएट की जा रही है कि वफाक जो है वहाँ के अस्पतालों को टेक ओवर करना चाहता है, 14 अरब रुपए रख भी दिए बजट के अंदर। तो इससे सिवाय इसके कि एक रसाकशी होगी, एक सियासी तलखी बढ़ेगी, और क्या हासिल वसूल होगा? पहले भी लिया, पहले भी नहीं चला, फिर वापस कर दिया। अच्छा, इसकी मैं आपको बता दूं कि खान साहब तो इसके हक में ही नहीं है। वो तो ये कहते हैं कि सुबह अपने अस्पताल खुद चलाए। हम तो चाहते ही नहीं है कि वफाक जो है, अब हमारा क्या काम है कि कराची में जाके हम अस्पताल चलाएं? वो तो उनके वज़ीर आला साहब का काम है, उनका इस्तेहकाक भी है, और इस पे तो खान साहब बड़े क्लियर हैं। काबीना में इस बात हुई है कि भाई पहले हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज कोई कम है कि उनके अस्पताल वहां पे चलाएं। मेरे ख्याल में थोड़ी सी कंफ्यूजन होगी इस पे। आई डोंट सी एनी प्रॉब्लम, क्योंकि इट सीम्स वेरी लॉजिकल कि हम इस्लामाबाद में बैठ के तो कराची में खड़ो साहब के नीचे जो कोई अस्पताल है, तो खान साहब तो इसके हक में है कि जो कोई अस्पताल अगर हमारे पास है भी तो वो भी ये लोग चलाएं, क्योंकि इनके पास वहाँ रिसोर्सेज हैं, हेल्थ के फंड्स भी हैं और स्टाफ भी है और सूबाई हुकूमत भी है, और वैसे भी डिवॉल्व सब्जेक्ट है। तो मेरा ख्याल इस पे कंफ्यूजन हो, कंफ्यूजन है। सर मैं गुजारिश करूं आपकी खिदमत में कि भाई हमने तो NICVD की इतनी सारी बजट इंक्रीज करके उसको इतना इंपॉर्टेंस दिया कि उसके हमने मुख्तलिफ इजला में सेंटर्स कायम कर दिए NICVD के। पैसों से हुआ होगा, ये सूबाई हुकूमत ने दिलो जान से NICVD की खिदमत करने का जज्बा रखकर उनको अरबों रुपयों की ग्रांट दी कि भाई वो आगे बढ़ें।
जिना हॉस्पिटल की बात करते हो, NICH की बात करते हो, पहले ले लेते हो, फिर उसकी आप फंडिंग नहीं करते हो, फिर वापस देते हो सूबे को, फिर वापस ले लेते हो मरकज को। इस तरह से करने से वो एडमिनिस्ट्रेशन किसी एक तरफ गामजन नहीं हो पाएगी, कंफ्यूजन का शिकार हो जाएगी, बहाने तलाश करेगी। खोड़ा साहब, मुझे एक ब्रेक लेना पड़ रहा है। नाज़रीन, हमारी गुफ्तगू जारी है, मुख्तसर से कमर्शियल ब्रेक का वक्त हुआ है, मिलते हैं इस वक्फे के बाद। दुनिया में कोरोना वायरस के वायरस से कैसे बचे, हर जबान पर सवाल। 2 अफराद 6 फीट से कम हुदूद में ना मिले, खांसने, छींकने और आलूदा शय को छूने में एहतियात, हाथों को साबुन और पानी से बार बार धोएं, खांसी जुकाम के मरीज 6 फीट का फासला रखें, आंखों नाक को छूने से परहेज करें, खांसते या छींकते कोनी इस्तेमाल करें, मास्क या टिश्यू से चेहरे को ढांपना जरूरी, बुखार और सांस में तकलीफ पर डॉक्टर से फौरी रुजू। This public service message is presented by Such TV. दुनिया में कोरोना वायरस के वायरस से कैसे बचे, हर जबान पर सवाल। 2 अफराद 6 फीट से कम हुदूद में ना मिले, खांसने, छींकने और आलूदा शय को छूने में एहतियात, हाथों को साबुन और पानी से बार बार धोएं, खांसी जुकाम के मरीज 6 फीट का फासला रखें, आंखों नाक को छूने से परहेज करें, खांसते या छींकते कोनी इस्तेमाल करें, मास्क या टिश्यू से चेहरे को ढांपना जरूरी, बुखार और सांस में तकलीफ पर डॉक्टर से फौरी रुजू। This public service message is presented by Such TV. दुनिया में कोरोना वायरस के वायरस से कैसे बचे, हर जबान पर सवाल। 2 अफराद 6 फीट से कम हुदूद में ना मिले, खांसने, छींकने और आलूदा शय को छूने में एहतियात, हाथों को साबुन और पानी से बार बार धोएं, खांसी जुकाम के मरीज 6 फीट का फासला रखें, आंखों नाक को छूने से परहेज करें, खांसते या छींकते कोनी इस्तेमाल करें, मास्क या टिश्यू से चेहरे को ढांपना जरूरी, बुखार और सांस में तकलीफ पर डॉक्टर से फौरी रुजू। This public service message is presented by Such TV. दुनिया में कोरोना वायरस के वायरस से कैसे बचे, हर जबान पर सवाल। 2 अफराद 6 फीट से कम हुदूद में ना मिले, खांसने, छींकने और आलूदा शय को छूने में एहतियात, हाथों को साबुन और पानी से बार बार धोएं, खांसी जुकाम के मरीज 6 फीट का फासला रखें, आंखों नाक को छूने से परहेज करें, खांसते या छींकते कोनी इस्तेमाल करें, मास्क या टिश्यू से चेहरे को ढांपना जरूरी, बुखार और सांस में तकलीफ पर डॉक्टर से फौरी रुजू। This public service message is presented by Such TV. दुनिया में कोरोना वायरस के वायरस से कैसे बचे, हर जबान पर सवाल। 2 अफराद 6 फीट से कम हुदूद में ना मिले, खांसने, छींकने और आलूदा शय को छूने में एहतियात, हाथों को साबुन और पानी से बार बार धोएं, खांसी जुकाम के मरीज 6 फीट का फासला रखें, आंखों नाक को छूने से परहेज करें, खांसते या छींकते कोनी इस्तेमाल करें, मास्क या टिश्यू से चेहरे को ढांपना जरूरी, बुखार और सांस में तकलीफ पर डॉक्टर से फौरी रुजू। This public service message is presented by Such TV. दुनिया में कोरोना वायरस के वायरस से कैसे बचे, हर जबान पर सवाल। 2 अफराद 6 फीट से कम हुदूद में ना मिले, खांसने, छींकने और आलूदा शय को छूने में एहतियात, हाथों को साबुन और पानी से बार बार धोएं, खांसी जुकाम के मरीज 6 फीट का फासला रखें, आंखों नाक को छूने से परहेज करें, खांसते या छींकते कोनी इस्तेमाल करें, मास्क या टिश्यू से चेहरे को ढांपना जरूरी, बुखार और सांस में तकलीफ पर डॉक्टर से फौरी रुजू। This public service message is presented by Such TV. दुनिया में कोरोना वायरस के वायरस से कैसे बचे, हर जबान पर सवाल। 2 अफराद 6 फीट से कम हुदूद में ना मिले, खांसने, छींकने और आलूदा शय को छूने में एहतियात, हाथों को साबुन और पानी से बार बार धोएं, खांसी जुकाम के मरीज 6 फीट का फासला रखें, आंखों नाक को छूने से परहेज करें, खांसते या छींकते कोनी इस्तेमाल करें, मास्क या टिश्यू से चेहरे को ढांपना जरूरी, बुखार और सांस में तकलीफ पर डॉक्टर से फौरी रुजू। This public service message is presented by Such TV. दुनिया में कोरोना वायरस के वायरस से कैसे बचे, हर जबान पर सवाल। 2 अफराद 6 फीट से कम हुदूद में ना मिले, खांसने, छींकने और आलूदा शय को छूने में एहतियात, हाथों को साबुन और पानी से बार बार धोएं,
खांसी जुकाम के मरीज 6 फीट का फासला रखें। आंखों नाक को छूने से परहेज करें। खांसते या छींकते कोहनी इस्तेमाल करें। मास्क या टिश्यू से चेहरे को ढांपना जरूरी। बुखार और सांस में तकलीफ पर डॉक्टर से फौरी रुजू। This public service message is presented by Such TV. दुनिया में कोरोना वायरस के वायरस से कैसे बचे, हर जबान पर सवाल। 2 अफराद 6 फीट से कम हदूद में ना मिले। खांसने, छींकने और आलूदा शय को छूने में एहतियात। हाथों को साबुन और पानी से बार बार धोएं। खांसी जुकाम के मरीज 6 फीट का फासला रखें। आंखों नाक को छूने से परहेज करें। खांसते या छींकते कोहनी इस्तेमाल करें। मास्क या टिश्यू से चेहरे को ढांपना जरूरी। बुखार और सांस में तकलीफ पर डॉक्टर से फौरी रुजू। This public service message is presented by Such TV. दुनिया में कोरोना वायरस के वायरस से कैसे बचे, हर जबान पर सवाल। 2 अफराद 6 फीट से कम हदूद में ना मिले। खांसने, छींकने और आलूदा शय को छूने में एहतियात। हाथों को साबुन और पानी से बार बार धोएं। खांसी जुकाम के मरीज 6 फीट का फासला रखें। आंखों नाक को छूने से परहेज करें। खांसते या छींकते कोहनी इस्तेमाल करें। मास्क या टिश्यू से चेहरे को ढांपना जरूरी। बुखार और सांस में तकलीफ पर डॉक्टर से फौरी रुजू। This public service message is presented by Such TV. दुनिया में कोरोना वायरस के वायरस से कैसे बचे, हर जबान पर सवाल। 2 अफराद 6 फीट से कम हदूद में ना मिले। खांसने, छींकने और आलूदा शय को छूने में एहतियात। हाथों को साबुन और पानी से बार बार का फासला रखें। आंखों वेलकम बैक नाज़रीन, हमें ज्वाइन किया है सनाउल्लाह बलोच साहब ने, रहनुमा है बलोचिस्तान नेशनल पार्टी मैंगल के। सनाउल्लाह बलोच साहब, ये फरमाइएगा कि आज काफ़ी हलचल हुई इस्लामाबाद में। चेयरमैन सेनेट जो हैं वो भी अख्तर मैंगल साहब से जाके मिले। अख्तर मैंगल साहब को हम जानते हैं, फ़ैसला उन्होंने किया है और इस दफ़ा वो ये कह रहे हैं कि उनकी सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का फ़ैसला है। हमने 2 साल तक इंतज़ार किया है। आप समझते हैं कि ये फ़ैसला इस दफ़ा हतमी है और हुकूमत अब जो कोशिश दोबारा करने जा रही है राब्ते की और उनको माइल करने की कि वो साथ ना छोड़ें, वो इस पे माइल हो जाएंगे? नदीम भाई, मुझे लगता है बिल्कुल ये फैसला हतमी है, इसलिए कि जो हमने पीटीआई के साथ जुलाई 2018 के बाद अगस्त में मध्य फॉर्म हो रही थी, जब हमने उनके साथ मुआहदात किए, मैं खुद उन तमाम मुआहदों का हिस्सा था। फिर जब हमने कमेटी बनाई कि ताकि जिन मुआहदात हमारे उनके साथ हुए हैं उन पे अमल दरामद के लिए कोई तरीक़ाकार तय किया जाए। कमेटी, फिर मैंने फ्रेमवर्क भी डेवलप किया अब नहीं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली पीटीआई के जो दोस्त हैं, कोलीग्स हैं, उनकी लीडरशिप है, उनको हम किसी तरह भी समझ नहीं पाए, या पता नहीं हमारी जुबान नहीं समझ पाए, या वो उसमें इंटरेस्ट नहीं थे कि वो कमेटी भी फॉर्म नहीं कर सके। नई मुल्क साहब उस वक्त जिंदा थे, 1-2 मीटिंग्स में वो मौजूद थे, जहांगीर तरीन साहब मीटिंग में हुआ करते थे। इसके अलावा बाकी काफी सारा, अगर तफसील में हम जाए तो अनफॉर्चुनेटली मुसलसल कोशिशों के बावजूद अख्तर मैंगल साहब ने बड़ी अच्छाई से 2-4 दफा 8-10 दफा कम्युनिकेट किया कि आपने हमारे साथ कुछ बातें की हैं, इनमें पेशरफ्त नहीं हो रहा। और हम जब भी अपनी पार्टी के संग कमेटी के साथ जाते हैं, रिफॉर्म्स में जाते हैं, दोस्त हमसे पूछते हैं तो हम उनके क्या हो रहा है, या हमारी कोई बात सुन नहीं रहा है, या कोई मीटिंग ही नहीं कर रहा, हमसे कोई मुलाकात ही नहीं कर रहा, कमेटी भी नहीं बन रही, तो वो जो कोशिशें हैं कि जी वापस आने वाली, नाराजगी हमारी काफी अरसे से थी, 6 महीने के बाद ही हमारी नाराजगी के साथ शुरू होगी। तो इन्होंने अहमियत नहीं दी इस बुनियाद पर। अब जो फैसला हुआ है ये है, मुझे नहीं लगता है कि हमारी कमेटी इजाजत देगी। इसमें अगर हुकूमत जो है, सनाउल्लाह बलोच साहब, आपसे राब्ता करने की कोशिश करती है, क्योंकि वज़ीर आज़म साहब ने आज मीटिंग की है, जो सीनियर क़यादत है, जो समझदार क़यादत है, जो सियासी मामलात को समझती है कि आप लोग जो हैं उन जिम्मेदारी सौंपी है, क्या अख्तर मैंगल साहब उसका कोई मुस्बत जवाब देंगे? मुलाकात होगी या जो हुकूमत जो है अगर यकीन दहानी कराती है तो क्या आप उस यकीन दहानी जो है उसके ऊपर अपने फैसले को समझेंगे कि हम इस पर गौर कर सकते हैं या नहीं, अमल करो फिर देखेंगे? बिल्कुल, वो आप वाली बात है कि आप अमल करें, हम देखेंगे। दूसरी बात यह है कि जब वो राब्ता करेंगे हम जरा देखेंगे कि नौयत क्या है। वो कोई कमेटी बनाते हैं, कोई इंडिविजुअल्स को बेचते हैं। देखिए, ये कोई कबायली मसला नहीं है, ये कोई मेड़ मरका नहीं है कि आप 1-2 हमारे पास बाइज्जत मोहतरम दोस्त भेजेंगे, हम सबका एहतराम करते हैं। लेकिन मसले काफी
पॉलिटिकल हैं, डेवलपमेंट से रिलेटेड हैं, गवर्नमेंट की गवर्नेंस और उनके डिसीजन से रिलेटेड है। तो जब तक गवर्नमेंट अगर ये खुद बैठते हैं, फैसला करते हैं, हमारे सारा पेपर है, उनको एग्रीमेंट्स उनके पास पड़े हुए हैं, खुद मीडिया पे आए, टीवी पे आए, प्राइम मिनिस्टर साहब एक डिस्कशन और डिबेट में नेशनल कौम से खिताब करें, वो बताएं कि जी हम गलत हैं या वो गलत है, तो वो बताएं कि मैं इनके ये मुतालबात पूरी कर रहा हूँ। ये बलूचिस्तान में पाकिस्तान के इस्तेकाम के हवाले से, बलूचिस्तान के इस्तेकाम के हवाले से, खुशहाली के हवाले से, रोजगार के हवाले से बड़े इंपॉर्टेंट है। तो वो इनका ऐलान कर ले, उसके बाद हमारी सेंट्रल कमेटी है, हमारे भी सारे संजीदा दोस्त हैं, वो हम अपने फोरम में ले जाएंगे, रखेंगे कि जी उनसे इतनी थोड़ी बहुत कोई डिले हुए, बाद में उन्होंने कुछ मामला तय कर लिए, हल कर लिए। अगर सेंट्रल कमेटी ने कोई अपने डिसीजन को रिवाइव किया या रिवाइज किया तो शायद पॉसिबल है, अदरवाइज अख्तर मेंगल साहब के या हम जैसे इंडिविजुअल्स के हाथ से मामला निकला हुआ है। अली मोहम्मद खान साहब, आपने सुन लिया, बड़ा वाज़ेह मौक़िफ़ है और मैंने आपको पहले भी कहा था कि ये अब सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का फैसला है, ये अख्तर मेंगल साहब के शायद हाथ में नहीं है मामला। तो आप क्या समझते हैं, आप हुकूमत जो है 4 वोटों से महरूम होकर समझेगी कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है चलता रहेगा मामला? देखें, जो जेन्युइन पॉलिटिकल वर्कर होते हैं वो कहते हैं देयर इज अ विल देयर इज अ वे। तो जेन्युइन पॉलिटिकल वर्कर जो होता है वो तो पत्थर में से भी रास्ता निकाल लेता है, और फिर गैरों से बात नहीं, अपनों से ही बात है, हम एक ही लोग हैं। तो इंशाल्लाह जो भी सनाउल्लाह साहब ने बात की है, बलोच साहब ने, उसमें उन्होंने एक वे फॉरवर्ड भी दिया है। जाहिर है वो शायद हूबहू उस तरह ना हो या उसी तरह हो, लेकिन जब इस तरह की बात सामने आती है उस पर फिर दोनों तरफ गौर करते हैं। मेरा नहीं ख्याल बदनीयती कहीं पे भी है, क्योंकि जो मेंगल साहब हैं से पार्लियामेंट में मिलता रहता हूँ, कुछ मसले मसाइल में उनके पास जाता रहता हूँ। जो गवादर के हवाले से मोशन थी वो मैं ही उनके पास लेके गया और फिर पढ़ी भी मैंने ही थी, पेश की थी मैंने ऐवान में। तो मैंने उनको बड़ा जो है वो सब्र वाला और अपने जो उनके इशू है उससे ना हटने वाला मजबूत ऐलान पाया। तो उन्होंने भी अपने एक लेवल से आगे बढ़ के उन्होंने सब्र से काम लिया है, और मैं समझता हूँ कि हमारी तरफ से भी कोशिश है, ख्वाहिश है कि सिर्फ इस वजह से नहीं कि हमें इनके वोट चाहिए। ज़ाहिर है अगर उनके वोट हमारे पास हैं तो हमारी पोजीशन मजीद मुस्तहकम रहती है, खुदा न खास्ता ना भी हो तब भी पोजीशन सेफ है। लेकिन इनकी मौजूदगी से जो एक एहसास होता है कि बलूचिस्तान जो है फेडरल गवर्नमेंट का ज्यादा तवाना तरीके से हिस्सा है, क्योंकि इमरान खान साहब उन लोगों में से हैं, और मेरे ख्याल में इस बात पे तो शायद आप एग्री करें हमसे कि बलूचिस्तान में जो मुख्तलिफ महरूमियाँ हैं, जो उनके मसाइल हैं, या जो ट्राइबल एरियाज में पख्तूनख्वा के जो एक्स फाटा था वहाँ जब ड्रोन अटैक्स होते थे, या जो और मसले मसाइल जो उनकी डिमांड्स में भी हैं, तो खान साहब तो खुद ये बातें वो करते थे, इस बात को यकीन रखते हैं। वो कमजोर सूबों को, जो पीछे रह जाने वाले सूबे हैं माशी तौर पर जो है इकोनॉमिकली, उनको मजबूत करने के हक में है। तो मेरे ख्याल में I see meeting grounds, I see resolution of this problem, and I see it very soon. मेरे ख्याल में जल्दी इसका अच्छा, मैं जरा आता हूँ, लेकिन इससे पहले कि मैं सनाउल्लाह बलोच साहब के पास वापस दोबारा जाऊँ, निसार खोड़ा साहब ये फरमाएगा कि अली मोहम्मद खान साहब कह रहे हैं बदनीयती नहीं है, मान लेते हैं यकीनन बदनीयती नहीं होगी, गवर्नेंस का इशू है। मैं गवर्नेंस का इशू हो या ना हो, मैं पहले सबसे पहले अख्तर मेंगल साहब के बयान को महसूस करो। उन्होंने कहा 2 साल मैंने इंतजार किया और मुझे आपने लगभग धोखा दिया। ये बेएतमादी, बदएतमादी की बात है, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस है अपने पार्टनर के साथ, जो हुकूमत में जिसके साथ पार्टनरशिप में थे, मायूसी का इजहार है, और ऐलानियां छोड़ रहे हैं हुकूमत। अगर वजीर होते तो उसको भी इस्तीफा देना पड़ता, और अगर कोई वजीर नहीं है तो चलो वो इत्तेहाद से अलग हुए। मैं अख्तर मेंगल साहब की खिदमत में गुजारिश करना चाहता हूं कि वो खदो खाल, वो एग्रीमेंट जो आपकी हुई थी पीटीआई से, उसको पब्लिकली करें, उसको पब्लिकली बताएं कि वो क्या चीजें थी जिस पर उन्होंने एग्री किया था और अभी तक कुछ नहीं किया। ये मैं ऐसे हवा में तीर मार रहा हूं, मुझे नहीं मालूम इमरान खान साहब की पार्टी ने क्या उनसे कहा था, इन्होंने क्या डिमांड किया था। हमें रिपीट करते रहना चाहिए कि ये चीजें थी जो आपने एग्री की थी, अभी तक नहीं की आपने। मैं निसार खोड़ा साहब आता हूं, क्योंकि आप ये जो बात कर रहे हैं, मेरी बात सुने, एक मिनट मेरी बात सुने, एक मिनट।
रही बात आपकी कि इमरान खान साहब की जो मेजॉरिटी है वो 3-4 वोटों से ज्यादा नहीं रही, तो आपको क्यों भूल जाता है जफरुल्लाह जमाली साहब को 1 वोट की बर्तरी थी और वो रहे थे वजीर आजम, और इनको भी रखने वाले रख लेंगे। अगर सियासी निजाम मजबूत हो तो जर्मनी की चांसलर 1 वोट की मेजॉरिटी पर 5 साल हुकूमत कर सकती है, लेकिन ये खुद माहौल खराब कर रहे हैं ना। कर रहे हैं। ठीक है, मैं आता हूं निसार खोड़ो साहब जी। इसमें सनाउल्लाह बलोच साहब ये फरमाइएगा कि अली मोहम्मद खान साहब उम्मीद कर रहे हैं कि मसला हल हो जाएगा, निसार खोड़ो साहब कह रहे हैं कि आप पब्लिक करें हुकूमत के साथ मुआहिदा क्या हुआ, ताकि पता चले कि आपके जो शिकायत है वो असल में है क्या। देखें, निसार खोड़ो साहब ने दुरुस्त फरमाया कि बहुत सी चीज़ें लोग ये समझते हैं कि जो हमारे नुकात, एक 6 नुकात थे जो हमने प्राइम मिनिस्टरशिप के दौरान जब उनको प्राइम मिनिस्टर के वोट के लिए चाहिए था, गवर्नमेंट फॉर्म करने के लिए, उस वक्त दिए 6 नुकात पे मुआहिदा हुआ। उसके बाद फिर प्रेसिडेंशियल इलेक्शन के लिए इनको वोट की जरूरत थी, उसको फिर हमने कुछ नुकात किए मुआहिदा। ये एक पेपर मेरे सामने आप देखने होंगे, ये बाकायदा हमने बड़ी मेहनत की, मैं रात को फिर पढ़ रहा था, देख रहा था डेवलप फ्रेमवर्क। बल्कि हमने जब इनके पास वक्त नहीं था, मैं वो तस्वीर आपके साथ शेयर करूंगा, लास्ट था जिसमें नईम मुल्क साहब भी बैठे हुए थे, सरदार अख्तर मेंगल साहब की क़यादत में जब हम मिले तो हमने उनको डेवलपमेंट फ्रेमवर्क बना के दिया। हमने कहा शायद आप बड़े मसरूफ लोग हैं, आप लोग कर नहीं सकते हैं, ये अगर मैं आपको पढ़ के सुनाऊंगा आप हैरान रह जाएंगे कि कोई भी इतनी बहुत बड़ी एक ह्यूमन राइट से रिलेटेड मिसिंग पर्सन इशू है। हमने कहा ये पाकिस्तान में बिलखुसूस जो तनाज़ा पूरा 20 साल से चल रहा है, यहाँ पर रिकंसिलिएशन का जो प्रोसेस है, रिकंसिलिएशन के प्रोसेस के लिए यानी बहुत जरूरी है कि आप अवाम का जो रियासती इदारों पर एतमाद है उसको बहाल करें और लापता अफराद को रिहा करें। ये एक बुनियादी नुकात में से था जो ज्यादा हाईलाइट हुआ, और ये इंसानी नुकता है, भी होना चाहिए था, इस पे एम्फेसिस भी हमारा ज्यादा था। इसके अलावा बाकी सारे जो रिलेटेड है हमारे, वो ये है कि हमें अपना बिजली का शेयर नहीं मिल रहा प्रॉपर, हमारा जो गैस है प्रोड्यूस करते रहे हैं उसका हमें शेयर नहीं मिला है, हमारे ग्वादर में जो इस वक्त सीपैक आया, फिर ग्वादर से रिलेटेड हमारा जो इंतकाल आबादी या डेमोग्राफिक इम्बैलेंस का जो में खदशात थे उससे मुतल्लिक, ये सारे डिटेल के साथ है। ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट के हवाले से पीछे है, लिहाजा एक स्पेशल इंटरवेंशन इनिशिएटिव दिए जाने चाहिए। इसी तरह हेल्थ का है, एम्प्लॉयमेंट का है, ग्रोथ से रिलेटेड है, ये तो सारे पाकिस्तान की अपनी इनकी गवर्नमेंट के लिए। आज ये अगर जो 1-2 करोड़ नौकरियों की बात करते हैं, ये जो डेवलपमेंट फ्रेमवर्क हमने बनाया, अगर ये सूबे में हमारे साथ मिलकर काम करते, हम इनको पाकिस्तान से ही खुद 30 से 40 लाख मुलाजमतें बना के दे सकते थे। देखिए ये प्रॉब्लम ये हुआ कि इनके साथ कोई भी एक पॉलिटिकल दोस्त ऐसा नहीं है जो चीजों को समझता हो, जो बैठता हो, जो आपके साथ। हमने इनकी मिन्नतें की कि आप कमेटी बनाओ, ये कमेटी फॉर्म नहीं कर सके। देखें प्रॉब्लम ये है कि इन्होंने सही बात की, हम तो पॉलिटिकल लोग हैं, हमारा कोई खुदा ना झगड़ा नहीं है, दरवाजे खुले हैं, आप जाएं बात करेंगे, पार्लियामेंट में एक दूसरे से मिलते हैं हर जगह पे। लेकिन बात ये होती है कि जब किसी से आप दोस्ती करते हैं, जिसके साथ आप कोलिशन में जाते हैं, तो 3-4 चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं। एक है कम्युनिकेशन। PTI is the most difficult party जिसके साथ आप कम्युनिकेशन रख सकें। It's very impossible। प्राइम मिनिस्टर से लेकर के मिनिस्टर लेवल तक there is no way to have a very cordial communication with their colleagues। Second ये है कोऑर्डिनेशन नहीं है। आप जब कोऑर्डिनेशन, बहुत से मामलात हैं, जिस तरह अभी आप कोरोना को ही ले लें या इससे पहले बलूचिस्तान में जितने हमारी इनकी कोई कोऑर्डिनेशन कभी नहीं है, उसके लिए ना उन्होंने कोई मैकेनिज्म। सनाउल्लाह साहब अगर क्विकली बाकी तो अभी बता दें तो मैं फिर अली मोहम्मद खान से जरा जवाब दूंगा। मैं आ रहा हूं कंसल्टेशन। अब इन्होंने बजट बनाया, आप इनको कहें कि बजट बनाने से पहले आपने कहा कि यार हमारा इलाई है, जिस तरह उन्होंने कहा कि अख्तर मेंगल के 4 वोट इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन जो अख्तर मेंगल वेट कैरी करता है, जो पॉलिटिकल लेजिटिमेसी बलूचिस्तान आपके साथ है, ये बहुत बड़ी चीज है। जो लेजिटिमेसी है पॉलिटिकल फोर्स की बलूचिस्तान के कंटेक्स्ट में, इस स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंटली प्रोविंस के कंटेक्स्ट में, वो जो वेट कैरी करता है, उसके साथ 10 MPs हैं यहाँ पे। आपने उनको कंसल्ट किया कि जी हम फेडरल बजट बना रहे हैं, प्रोविंशियल बजट है, प्रोविंस में आपके दोस्तों के कुछ प्रॉब्लम्स हैं, लेट्स हैव अ डिस्कशन एंड डिबेट। और ये रिलेशनशिप मैंने आज से 1.5-2 साल पहले एक मीटिंग में कहा कि हम 10 साल तक भी चला सकते। मैं आता हूँ इसमें सनाउल्लाह बलोच साहब। अली मोहम्मद खान साहब, सनाउल्लाह बलोच साहब ने बिल्कुल बड़ी क्लैरिटी के साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को एक्सप्लेन कर दिया है। अगर आप महसूस करें तो जो वो बात कह रहे हैं कंसल्टेशन की, कोऑर्डिनेशन की, इम्प्लीमेंटेशन की,
जाहिर है जब ये बात कही जाती है कि लोग कहते हैं कि जी तहरीक इंसाफ की हुकूमत नाहल है, तो ये सारे फैक्टर्स कंबाइन होकर उस तासुर को जन्म देते हैं। तो आज वही गिला जो है आपका इत्तेहादी लेकर बैठा हुआ है और वो दूर नहीं हो रहा। मेंगल साहब से एंगेज भी किया है, एंगेज कर भी रहे हैं। उनकी स्पीच होने से पहले तक उनके साथ हमारी इंगेजमेंट थी। ये अलबत्ता गिला बिल्कुल जायज़ हो सकता है सनाउल्लाह साहब का कि कोऑर्डिनेशन जो है बेहतर होनी चाहिए, या कोऑर्डिनेशन जो है इससे बेहतर हो सकती थी। मेरे ख्याल में जो दो एलाइज होते हैं उनमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो है वो एक दूसरे पर ट्रस्ट होता है। अगर आपको एक दूसरे पर ट्रस्ट हो तो उसके बाद सारे मसाइल जो है वो हल होते हैं। और ट्रस्ट में कमी जो है बेसिकली कम्युनिकेशन की कमी उसकी आगाज होती है, ट्रस्ट में कमी। अदरवाइज मैंने जो आपको कहा, क्योंकि मैं दोनों तरफ, जाहिर है मैं तो हुकूमत का हिस्सा हूँ, क्योंकि मैंने मेंगल साहब को भी देखा है। वो कोई, मेरा नहीं ख्याल कि अगर किसी का ये ख्याल है कि चूंकि बजट सेशन है तो इस दौरान वो खुदा न खास्ता कोई ब्लैकमेल करना चाहते हैं, मेरा कोई ऐसा ख्याल नहीं है। ऑनरेबल लोग हैं। और जहाँ तक अपनी लीडरशिप की बात है, मैं आपको ये बताऊं कि इमरान खान साहब बेइंतहा इज्जत करते हैं उनकी, और उनके बिल्कुल जो है वो जो जेन्युइन एक फीलिंग होती है कि यार ये मसाइल हम हल करें। सिर्फ ये मेंगल साहब के मसाइल नहीं, हमारी वैसे भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जो वहाँ के मसाइल हैं, जैसे उन्होंने संडक में रिफाइनरी की बात की है या गवादर की इशूज की उन्होंने बात की है, या वहाँ और जो उन्होंने इशूज की बात की है, जैसे बलोचिस्तान में जो उनका कोटा है 6% का, कि वो चाहते हैं कि इन्वेस्टिगेट किया जाए कि क्या फेडरेशन में वाकई ये कोटा उनको मिल रहा है कि नहीं मिल रहा। ये तो मेंगल साहब ना भी कहें तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मैं समझता हूँ कि एक तरफ उन निशानदेही बहरहाल सही की है, जो जिसमें शायद काफी सदाकत भी हो कि हमें कोऑर्डिनेशन बेहतर बनानी होगी। और मैं समझता हूँ कि इफ द मैसेज हैड नॉट बीन कन्वेड बिफोर, अगर पहले मैसेज नहीं गया तो कल काफी पुरजोर तरीके से हमें मैसेज मिल गया है। और मैं समझता हूँ कि आज कोशिश भी हुई है, और यू विल सी कि इंशाल्लाह जितने हमारे दोस्त पीपल्स पार्टी के और नून लीग के फिक्रमंद हैं, इनके और हमारे बीच में जो फासले आए हैं, वक्ती फासले, तो इंशाल्लाह हम पीपल्स पार्टी और नून लीग के जो फिक्र और परेशानी है उसको जल्द दूर कर पाएंगे, दूर कर देंगे। अली महमूद खान साहब, मैं आता हूँ। निसार खोड़ो साहब, अली महमूद खान साहब कह रहे हैं नून लीग का तो कोई नहीं है कि पीपल्स पार्टी को जो परेशानी है कि फासले बढ़े, हम जल्दी दूर कर देंगे। देखें, मैं गुजारिश करूं, ऐलान अख्तर मेंगल साहब ने खुद किया है, ठीक है, और पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में एक दूसरे के साथ मुलाकातें करना भी कोई गुनाह नहीं है, लेकिन ऐलान उन्होंने खुद किया है। परेशानी पीपुल्स पार्टी और नवाज लीग को नहीं, परेशानी पीटीआई को होनी चाहिए, क्योंकि जब साथी कोई कहता है कि कम्युनिकेशन और कोऑर्डिनेशन नहीं है, इसका मतलब है कि आपने काम निकाल लिया और उसके बाद उसको बेइज्जत कर रहे हैं आप। अब ये अख्तर मेंगल साहब पर है कि उन्होंने एलानिया इस चीज को महसूस करते कहा हुआ है कि कम्युनिकेशन नहीं है, कोऑर्डिनेशन नहीं है, और फिर भी अगर कुछ और सोचते हैं तो वो उनकी मर्जी होगी। ये अपना घर संभालो, प्लीज आप अपना घर संभालो। ये न करना कि अख्तर मेंगल साहब की पार्टी ने अगर ऐलान किया है तो अब उनके लोग बैठ के तोड़ो, ये न करना। ये जमहूरी हक है उसका, वो हुकूमत से अलग हो गया, उसका हक है। तो आपको परेशानी हो तो हो, हम चल रहे हैं, आपको देख रहे हैं। अभी ये रेत का मैदान है, उसमें चल रहे हैं, आप भी चल रहे हैं और हम भी आपको देखे हुए हैं। ये रेत के मैदान हमने पहले देखे हुए हैं। हाँ, तो अभी आपको चलना है। अच्छा, इसमें कितना चलते हैं जी। सनाउल्लाह बलोच साहब, ये फरमाइएगा कि अली महमूद खान साहब चीज़ों को एडमिट कर रहे हैं, जाहिर है पार्लिमानी अमूर के वज़ीर मुमलिकत हैं, मीटिंग्स जो हैं उसको भी जाहिर है देख रहे हैं। आपको क्या दिखाई देता है कि 2 साल की मायूसी जो है वो कितनी गहरी है, जिसने आपको इस हद तक जो है वो लेकर आई? और आगे अगर हुकूमत आपसे वादा करती है, पिछली दफ़ा तो जो आपके गारंटर थे वो तो अब इंग्लैंड जाके बैठ गए हैं इस मुआहदे के हवाले से, जिन्होंने सारा कुछ किया था, तो अब आपको किस पे आप एतबार करने के लिए तैयार होंगे? सर देखें नदीम भाई, मैंने ये सारे इश्यूज बता दिए
इनके साथ जो हमारा रिलेशनशिप है उसमें जितनी डिफिकल्टीज थी, चैलेंजेस थी, वो हमने बता दिए। हमारे मामलात खुद अली मोहम्मद साहब ने खुद बता दिए, उनको अच्छी तरह उनका हिलम है। ये सारे ऐसे इश्यूज हैं, अगर मैं हम गवर्नेंस के बड़े फोरम पे होते जहाँ पे ये चीफ एग्जीक्यूटिव हैं या मिनिस्टर्स हैं या कैबिनेट के फोरम में बैठे हैं, मैं ऑनेस्टली आपको बताऊं ये तो 5-6 एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स की मार है। इससे बड़े बड़े फैसले उन्होंने किए हैं जिसमें पैसा बहुत ज्यादा इन्वॉल्व है। हमारे मामलात में ना तो इतना बड़ा पैसा इन्वॉल्व है, हम तो बड़े गरीब और शरीफ लोग हैं, हमने उस वक्त मुआहिदा करते वक्त भी ये चीजें नहीं देखी। हमने ना कोई शुगर मिल मांगा, हमने ना कोई कर्जे मांगे, ना हमने कोई सनतें मांगी, ना हमने तो बड़े ही जायज कि ये खुद आपके लिए, इस फेडरेशन के लिए, जो पार्टी का नाम है आपका तहरीक इंसाफ है, इंसाफ दिलाने के लिए, जिस तरह अभी वो फाटा के लिए कह रहे हैं, साहब का फाटा है जो अभी मर्ज हुआ है कि जी हम 100 अरब रुपए देना चाहते हैं उसको 4 से 5 साल में, ये इसी तरह के कुछ चीज थे जो बड़े ही आसान तरीके से हो सकते थे, लेकिन वो जब नहीं हुए। अभी सरदार अख्तर मेंगल साहब इस वक्त इस्लामाबाद में हैं। मेरे ख्याल में शायद जिस तरह मुलाकातों का सिलसिला आपने कहा कि लोग जा रहे हैं, डेफिनेटली पॉलिटिक्स है, जमहूरी लोग हैं हम, सरदार अख्तर मेंगल साहब के साथ मिल सकते हैं। अगर फिर एक मैकेनिज्म ये लोग प्रपोज करते हैं या वो कहते हैं कि जी ठीक है मेंगल साहब आप इंतजार करें, हम 4 से 5 महीने में जितने वादे किए थे इनमें से कम हम 60 से 70% पे अमल दरामद करके दिखाएंगे, क्योंकि वक्त क्या रह गया, 2 साल तो गुजर गए। अभी अगर हम दोबारा तजदीद ऐद करते हैं अपनी दोस्ती का, तो हमारे पास इम्प्लीमेंटेशन के लिए क्या टाइम रहेगा। अली खान साहब मेरे पास बिल्कुल महदूद वक्त है, ये फरमा दीजिए कि वो कह रहे हैं 4-5 एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स की मार है, मसला इधर आके फिर नियत का ही आ जाता है और गवर्नेंस का आ जाता है। ये दोनों शोबे आप अपने मशवरा दें, ठीक कर लें। देखिए, पहले तो मैं जरा खोड़ो साहब ने एक बात की है, मैं उनको याद दिलाना चाहता हूं कि तहरीक इंसाफ का ना कोई ऐसा इरादा है और ना हम इस तरह के लोग हैं कि हम खुदा न खास्ता जाके मेंगल साहब के लोग तोड़ें। ये बड़ी अजीब सी उन्होंने बात की है। इस तरह का कल्चर पीपल्स पार्टी या नून लीग में रहा है और शायद आज भी हो। हम लोग इस पर नहीं बिलीव करते। हम समझते हैं कि बलोच हैं, दे आर प्राउड पीपल, वो एक ऑनरेबल लोग हैं और इस तरह की सोच को जो है वो भी सोच की भी मैं नफी करता हूं कि ये बहुत एक गलत बात होगी वो इस तरह सोच भी रखे। हाँ, हमारे एलाय हैं, मैं उनको अब भी एलाय समझता हूँ, नाराज हैं किसी चीज पे, उनको हम मना लेंगे उस चीज पे और होपफुली ये जो डिमांड्स हैं ये ऐसे डिमांड्स हैं कि ना भी करें, मैं दोबारा ये बात करूं, ना भी करें तो हमारी जिम्मेदारी है कि इन चीजों पे हम फोकस करें। तो आई एम वेरी होपफुल कि अभी शायद उनकी बात बड़े पुरजोर तरीके से हमारे पास आ गई है, इसकी शायद जरूरत ना पड़ती तो बेहतर था, लेकिन बहरहाल हो गया जो होना था। आई एम होपफुल इंशाल्लाह इन द डे और टू यू विल सी बेटरमेंट। अभी इसमें कोई डैमेज कंट्रोल हो जाएगा और मेरा नहीं ख्याल कि कोई इतना बड़ा मसला है कि वो हल ना हो। मेरे प्रोग्राम का वक्त खत्म हो रहा है। बहुत शुक्रिया अली मोहम्मद खान साहब, बहुत शुक्रिया निसार खोड़ो साहब, बहुत शुक्रिया सनाउल्लाह बलोच साहब। नाज़रीन, आपने हमारे पैनल के शुरू की गुफ्तगू सुनी, अब तक के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।